तो अलीस तो मेगा स्टार प्रभास की राजा साहब मूवी आ गई और इसकी अपडेट मैं काफी दिन से सुन रहा था, जिससे इस अपडेट को लेकर कुछ लोग ये बोल रहे थे कि एक्चुअली राजा साहब बहुत अच्छी मूवी, और कुछ लोग ये बोल रहे थे कि ये मूवी बहुत ही ज्यादा बेकार है, जिससे प्रभास की इमेज को बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा है। जिससे इन सभी बातों को अपने हेटर्स की तरह इग्नोर करते हुए फाइनली मैं राजा साहब मूवी देखा है। और इसी के साथ आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि एक्चुअली राजा साहब मूवी फाइनली में थी कैसी और इससे प्रभास को क्या एक्शन मिल रहा था। बट आज मैं इस वीडियो में मेगा स्टार प्रभास की राजा साहब मूवी को, जो कि एक्शन ड्रामा थ्रिलर रोमांटिक मूवी होने वाली है, इसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिससे ये वीडियो आज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है। जिससे आप इस मूवी को सिनेमा हॉल्स में देखा है तो अच्छी बात है, बट फिर भी आपने काफी सारी चीजें मिस कर दी होंगी जो कि आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, और आप नहीं देख कर तो ये तो बहुत अच्छी बात है, जिससे आपको पैसे खर्च करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पूरी मूवी आपको यहीं एक्सप्लेन मिल जाएगी। तो आज हम इस वीडियो में कुछ अलग और हटके करने वाले हैं, जिससे ये वीडियो आज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। तो फिर आइए एक छोटा सा इंट्रो देते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, राजा साहब मूवी की स्टोरी एक घने जंगल से स्टार्ट होती है, जिसके बराबर से एक हाईवे जा रहा होता है और उस हाईवे पे एक इंसान गाड़ी चला रहा होता है, जिससे देखकर हमें पता चलता है कि वो इंसान किसी हॉस्पिटल के एक वार्ड बॉय है और उस जगह काम करता है जहाँ पर एक्चुअली में डेड बॉडीज रखी जाती हैं। जिससे इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये इंसान अभी थोड़ी देर पहले किसी का क्रियाक्रम करके आ रहा है और क्रियाक्रम करने के बाद जो अस्थियां होती हैं उन्हें कलेक्ट करने के बाद ही अपने साथ लेके घूम रहा है, और उसके बाद ही हाईवे पर कहीं जा रहा होता है, बट इसे भूख लगती है, जिसके बाद ये होटल पर रुकता है। जिससे ये वार्ड बॉय होटल पर किसी से बात करते हुए ये मेंशन करता है कि इसके पास 500 का नोट, और ये 500 का नोट उसी का है जिसका ये भी क्रियाक्रम करके आ रहा है, और एक्चुअली में उसकी अस्थियां भी इसके पास हैं। जिससे ये वार्ड बॉय वहाँ पर ये बात और बोलता है कि एक्चुअली जब वो इंसान मर गया था तो वो 500 के नोट का क्या करता है, जिस वजह से मैंने 500 का नोट उसकी जेब से निकाल लिया। और फिर इसके बाद थोड़ी सी तेज आंधी चलती है, जिससे वार्ड बॉय के हाथ में जो 500 का नोट होता है वो उड़ के जंगल के अंदर चला जाता है। जिससे वार्ड बॉय 500 के नोट का पीछा करते हुए जंगल के अंदर जाने लगता है, जिससे उसे रास्ते में कुछ ऐसी चीजें दिखती है जिससे एक्चुअली में वार्ड बॉय को डर लगता है, बट वार्ड बॉय उन सब चीजों को इग्नोर करते हुए जंगल के अंदर जाने लगता है। बट जंगल के अंदर जाते हुए वार्ड बॉय को ऐसी काफी सारी चीजें दिखाई देती है जिससे एक्चुअली में वार्ड बॉय डर जाता है। जहाँ पर उसे भूत दिखाई देती है, कुछ डरावनी चीजें दिखाई देती है, कुछ ऐसे इंसान दिखाई देते हैं जो कि वार्ड बॉय के पीछे आ रहे होते हैं उसे खत्म करने के लिए। जिससे वार्ड बॉय बहुत लालची होता है और वो 500 के नोट का पीछा नहीं छोड़ता, और इसी वजह से वो जंगल के बीचों बीच एक हवेली के सामने पहुंच जाता है। और फिर इसके बाद हवेली का गेट खुलता है, जिससे 500 का नोट हवेली के अंदर चला जाता है, जिसे देखकर वार्ड बॉय भी उसके अंदर आ जाता है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि यह हवेली एक भूतिया हवेली है, जिसके अंदर डरावनी आकृति बनी हुई होती है और कुछ चीजें ऐसे भी होती है जिसे छूकर आप पूरी तरह से हिप्नोटाइज हो जाओगे। जिससे वार्ड बॉय हवेली के अंदर आते ही कुछ चीजें छू देता है, जिससे वार्ड बॉय पूरी तरह से हिप्नोटाइज हो जाता है। फिर उसके बाद उसके पीछे से संजय दत्त की आवाज आती है, जिससे वार्ड बॉय का जो हिप्नोटाइज है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। जिससे हिप्नोटाइज खत्म होने के बाद वार्ड बॉय पूरी तरह से डर जाता है। एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ कि संजय दत्त भी इस मूवी में होने वाले हैं, जो कि इस मूवी में भूत का कैरेक्टर प्ले करेंगे। जिससे संजय दत्त वार्ड बॉय से बात करते और उससे बोलते कि ये हवेली मेरी और यहाँ पे रखा हुआ सारा सामान भी मेरा, और तू यहाँ पे जो आया वो मेरी मर्जी से ही आया है। जिससे मूवी के अंदर संजय दत्त का नाम कनक राजू होता है, बट हम यहाँ पर कनक राजू नहीं बल्कि संजय दत्त ही बोलेंगे, जिससे हमारी समझ में इजीली भी आएगा। एक्चुअली कनक राजू मतलब संजय दत्त वार्ड बॉय से बात करता और उसे बताता कि मैं वही हूँ जिसका कभी क्रियाक्रम तो थोड़ी देर पहले करके आया था, और मेरी अस्थियां जो तेरी गाड़ी के अंदर रखी हैं। जिससे यहाँ पर ये बताता है कि मैं मरने के बाद या फिर मरने से पहले अपनी चीज किसी के पास भी नहीं छोड़ता हूँ। जिससे ये 500 का नोट मेरा है जो कि अब मुझे चाहिए। जिससे इस बात को सुनने के बाद वार्ड बॉय बहुत बुरी तरह से डर जाता है, जिसके बाद वो 500 का नोट भी उसे दे देता और वो सारी चीजें दे देता जो कि एक्चुअली में संजय दत्त की बॉडी से उसने कलेक्ट करी थी। और फिर इसके बाद वार्ड बॉय के ऊपर एक छोटा सा हमला होता है, जिसके बाद पूरी तरह से फ्रेम शिफ्ट हो जाता है। जिससे नेक्स्ट फ्रेम में मूवी का मेन एक्टर मतलब लीड एक्टर प्रभास देखने के लिए मिलता है। एक्चुअली प्रभास इंडिया का मोस्ट पॉपुलर आइकॉनिक और लेजेंडरी कैरेक्टर है, जिसकी एंट्री भी ग्रांड होती है। जिससे प्रभास की मूवी में एंट्री कुछ इस तरीके से होती है कि एक लड़की को कुछ गुंडे छेड़ रहे होते हैं, जहाँ पर प्रभास आता है और गुंडों को पीट देता है। जिसके बाद हमें एक गाना सुनने के लिए मिलता है जो कि प्रभास की एंट्री गाना होता है। फिर इसके बाद जैसे गाना खत्म होता है उसके बाद इंपॉर्टेंट स्टोरी स्टार्ट होती है, और फिर इसके बाद हमें प्रभास अपनी दादी के साथ देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर प्रभास के पास परिवार कहने के लिए केवल दादी है, क्योंकि उसके जो माता पिता थे उसके बचपन में मर चुके थे। जिससे उनके एक दादा भी थे, बट वो दादा सब कुछ छोड़ के कहीं जा चुके थे। बट यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हमें प्रभास के दादा का फोटो देखने के लिए मिलता है तो वो फोटो किसी और का नहीं बल्कि कनक राजू मतलब संजय दत्त का ही होता है, जो कि अब मर के एक्चुअली में भूत बन चुके हैं। और इसी के साथ हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि जो प्रभास की जो दादी है उन्हें भूलने की बीमारी है, जिससे उन्हें कुछ बताओ तो वो थोड़ी देर बाद ही सब कुछ भूल जाती है। जिससे प्रभास की दादी की ये बीमारी कुछ ऐसे हुई थी जब प्रभास के जब पापा पैदा हुए थे, जिससे जो कनक राजू थे मतलब संजय दत्त जो था जो मतलब प्रभास का दादा था, वो एक्चुअली में कुछ दिन बाद ही मतलब प्रभास के पापा पैदा होने के कुछ दिन बाद ही सब कुछ छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। जिससे ये वाली बात प्रभास की दादी के माइंड में बैठ जाती है
और वो आज भी संजय दत्त को याद करती है, मतलब प्रभास के दादा को याद करती हैं। और फिर इसके बाद हमें मूवी के अंदर प्रभास का नाम पता चलता है जो कि होता है राजा साहब, जिससे हम यहाँ पर मूवी का राजा साहब नाम नहीं लेंगे बल्कि डायरेक्टली प्रभास जी बोलेंगे, जो कि हमारी समझ में इजीली एंड सिंपल वे में आ जाएगा। और इसी के साथ प्रभास अपनी लाइफ में बहुत खुश होता है, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि प्रभास अपनी दादी से बहुत प्यार करता है और बहुत केयर भी करता है। जिसके बाद हमें प्रभास की गर्लफ्रेंड देखने के लिए मिलती है जिसका नाम अनीता होता है, जिससे अनीता भी प्रभास को उतना ही प्यार करती है जितना प्रभास भी करता है। और फिर इसके बाद प्रभास का दोस्त प्रभास के घर आता है, जहाँ पर वो प्रभास और प्रभास की दादी को ये बताता है कि हैदराबाद में एक लड़की है जिसे वो बहुत पसंद कर रहा है और वो बहुत जल्द शादी भी करने वाले हैं। जिसके बाद प्रभास का दोस्त उस लड़की की फोटो प्रभास को दिखाता है, जिस फोटो को देखकर प्रभास बहुत खुश हो जाता है। एक्चुअली ये फोटो एक बस स्टैंड के पास खींची हुई होती है, जहाँ पर प्रभास वहाँ में अपने दादाजी को नोटिस कर लेता है, जिसे देखकर लिटरली में प्रभास बहुत खुश होता है। और फिर इसके बाद प्रभास ये वाली फोटो दादी को दिखाता है, जिसके बाद दादी थोड़ी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि वो संजय दत्त मतलब अपने पति को काफी टाइम से याद कर रही थी। जिससे प्रभास अपनी दादी का इमोशनल फेस देखने के बाद ही अपनी दादी से ये बोलता है कि दादी कुछ भी हो जाए, अब मैं हैदराबाद जाऊंगा और अपने दादा को ढूंढ कर वापस लेके आऊंगा। जिससे ये वाली बात तो आप सबको भी पता है कि हैदराबाद कोई छोटी सिटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी सिटी है, जिससे हैदराबाद में इस तरीके से किसी एक पर्सन को ढूंढना बल्कि इम्पॉसिबल है। जिससे प्रभास अपने अंकल को ढूंढने के लिए हेल्प लेता है, जिससे वो हेल्प करने के लिए एक्चुअली कॉल करता है अपने मामा पर, जो कि हैदराबाद में एक कांस्टेबल होते हैं। जिससे वो बताता है, जैसे मतलब प्रभास अपने मामा को बताता है कि मैंने हैदराबाद में अपने दादा को देखा था जिसे ढूंढने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जिससे प्रभास का मामा प्रभास को बताता है कि तुम्हारे दादा को ढूंढने के लिए हैदराबाद की पुलिस हेल्प कर सकती है, बट पुलिस किसी की ऐसे ही हेल्प नहीं करती है। जिससे प्रभास का जो मामा है वो बताता है कि जहाँ पर मैं कांस्टेबल हूँ वहाँ का इंस्पेक्टर है, वो तुम्हारी इस तरीके से हेल्प कर सकती है, बट वो इंस्पेक्टर इतना अच्छा नहीं है, वो काम तभी करता है जब उसे पैसे मिलते हैं। जिससे तुम 5 लाख रुपए ले आओ और इंस्पेक्टर को दे दो, जिससे इंस्पेक्टर हैदराबाद में तुम्हारे दादा को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करेंगे। जिससे हमें पता चलता है कि प्रभास के पास 5 लाख रुपए नहीं होते और 5 लाख रुपए लेने के लिए प्रभास अपनी गर्लफ्रेंड अनीता से हेल्प लेता है, जिससे अनीता प्रभास को 5 लाख रुपए देती है। जिससे 5 लाख रुपए मिलने के बाद प्रभास अपनी दादी के पास जाता है और वहाँ पर ये वादा करता है, मतलब प्रॉमिस करता है कि इन पैसों का इस्तेमाल करके मैं हैदराबाद जाऊंगा और दादाजी को ढूंढ कर ही लाऊंगा। जिससे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये मूवी रोमांस कॉमेडी ड्रामा मूवी होने वाली है, जिससे इस मूवी में काफी सारे ड्रामा एंड एक्शन सीन्स भी हैं, बट उसी के साथ इस मूवी में काफी सारे कॉमेडी सीन्स भी ऐड करे गए हैं। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि प्रभास 5 लाख रुपए लेके ट्रैवल कर रहा होता है। एक्चुअली ये बात है कि प्रभास 5 लाख रुपए लेके हैदराबाद के लिए निकल गया है, बट इसी के साथ प्रभास को रास्ते में काफी सारी नन्स दिखाई देती है, जिनमें से एक निधि अग्रवाल भी होती है। जिससे निधि अग्रवाल जो एक्ट्रेस है उनका नाम बस होता है मूवी के अंदर। जिससे प्रभास जब वैसी को देखता है, जिससे पहले नजर में प्रभास को वैसी से प्यार हो जाता है। जिससे यहाँ पर यह बताया जाता है कि एक्चुअली में प्रभास वैसी के पीछे चर्च में जाता है, जहाँ पर वो वैसी को देख रहा होता है, बट इसी के साथ प्रभास वहाँ पर एक छोटी लड़की को भी देख रहा होता है जिसके हार्ट की प्रॉब्लम होती है। जिससे चर्च वाले पैसे इकट्ठे कर रहे होते हैं छोटी बच्ची की हार्ट प्रॉब्लम को ठीक कराने के लिए। बट ये वाली बात जब प्रभास को पता चलती है तो प्रभास डायरेक्टली अपने 3 लाख रुपए इसमें डोनेट कर देता है। बट यहाँ पर एक बात निकल कर आती है कि प्रभास के पास ये पैसे आए कहाँ से। तो देखो, प्रभास ने जो चर्च में 3 लाख रुपए डोनेट करे थे वो एक्चुअली उन्हीं 5 लाख में थे करे थे, जो कि प्रभास ने अपनी गर्लफ्रेंड से लिए थे अपने दादा को ढूंढने के लिए। जिससे प्रभास 5 लाख रुपए में थे 3 लाख रुपए डोनेट कर देता है चर्च में, जिसके बाद उसके बाद 2 लाख रुपए बचते हैं। तो देखो, जब प्रभास 3 लाख रुपए चर्च में डोनेट कर रहा होता है तो वहाँ पे एक नन प्रभास की फोटो खींच लेती है, और वो इसलिए खींचती है कि सबको बता सके कि ये था कि जिसने 3 लाख रुपए डोनेट किए थे। जिससे ये वाली बात जब वैसी को पता चलती है कि चर्च में किसी ने 3 लाख रुपए डोनेट करे और बेसिकली वो प्रभास का फोटो भी देख लेती है। जिससे यहाँ पर जब वैसी जो होती है वो मन ही मन प्रभास को पसंद करने लगती है। तो देखो, यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि एक्चुअली में ड्रामा एक्शन एंड कॉमेडी मूवी है। जब कॉमेडी जहाँ पर भी ऐड हो जाती है वहाँ पर सारी चीजें लॉजिक वाली सारी चीजें पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो इस वजह से यहाँ पर तुम लॉजिक चीजों को ढूंढना मत। जिसके बाद प्रभास 2 लाख रुपए लेकर हैदराबाद अपने मामा के पास जाता है, जिससे मामा प्रभास से मिलने के बाद इंस्पेक्टर के पास लेके जाता है। जिससे मामा प्रभास से बोलता है कि जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है उन सबको बताओ। जिससे प्रभास इंस्पेक्टर को अपने दादा वाली बात या फिर दादा से जुड़ी जितनी भी बात है वो सारी बात बताता है, और ये भी बताता है कि ये जो घटना है वो एक्चुअली में 1970s की है। जिससे 70s के टाइम में साम्राज्य हुआ करता था देवनगर का, जिससे प्रभास की जो दादी थी वो उसी साम्राज्य की रानी थी। जिसके बाद जो दादी थी वो एक्चुअली में कनक राजू मतलब जो संजय दत्त था उससे प्यार हो जाता है, जिसके बाद ये दोनों शादी कर लेते और एक साथ उसी साम्राज्य में रहते हैं। और इसी के साथ इस राज्य में एक और आदमी था जो कि था गंगा राजू। जिससे ये गंगा राजू बहुत ईमानदार और बहुत वफादार आदमी था। बट इसी के साथ ही एक दिन रानी के पूरे बेशकीमती जेवरात सोना चांदी हीरे मोती से भरे हुए एक संदूक को चुरा लेता और लेके भाग जाता है। जिससे ये वाली बात जब संजय दत्त को पता चलती है तो संजय दत्त गंगा राजू के पीछे जाता है, और पीछे जाने के बाद अपने महल में एक लेटर छोड़ जाता है जिस पर लिखा रहता है कि मैं जब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक मैं उससे पूरा संदूक वापस नहीं ले आऊं या फिर पूरे सामान वापस नहीं लेके आ। और तभी से गंगा राजू के पीछे जाने की वजह से संजय दत्त गायब हो जाता है। जिससे तभी से मेरी दादी दादा का वापस आने का इंतजार कर रही है, बट दादा अभी तक वापस नहीं आए। बट अभी कुछ दिन पहले मैंने एक फोटो में और हैदराबाद के बस
स्टैंड पे अपने दादा को देखा और मैं चाहता हूँ कि एक्चुअली में आप मेरी उन दादा को ढूंढने में हेल्प करें। जिससे प्रभास ने ये वाली बात एक्चुअली इंस्पेक्टर से बोली है, बट इंस्पेक्टर वहाँ पर ये बोलता है कि जो तुम्हारे पास बैग है इस बैग में पूरे 5 लाख रुपए है। जिससे प्रभास वहाँ पर बोल देता हाँ, बट हम सबको पता है कि उस बैग में 2 लाख रुपए है, क्योंकि 3 लाख तो उसने चर्च में डोनेट कर दिए थे। और इसके कुछ दिन बाद प्रभास को पता चलता है कि जिस लड़की से प्रभास को प्यार हो गया था, मतलब जो नन ब्रेसी थी, उस लड़की ने एक्चुअली में प्रभास के दादा पर केस कर दिया और वो भी केस किया चोरी का। जिससे प्रभास जब ब्रेसी से मिलता है तो उसे एक्चुअल प्रॉब्लम के बारे में पता चलता है। तो प्रॉब्लम ये थी कि जब प्रभास ने 3 लाख रुपए जो चर्च में डोनेट करे थे, उन 3 लाख रुपए लेकर और बच्ची को लेकर ब्रेसी एक्चुअली में हॉस्पिटल जा रही थी बच्ची का इलाज कराने के लिए। बट रास्ते में उसे प्रभास के दादाजी मिल जाते हैं, मतलब संजय दत्त मिल जाता है। जैसे संजय दत्त ब्रेसी के ऊपर हिप्नोटाइज का इस्तेमाल करते हुए सारे पैसे चोरी कर लेता है, मतलब सरेआम खुलेआम चोरी कर लेता है। जिससे ब्रेसी को ये वाली बात पता चल जाती है कि जिस आदमी ने मुझसे 3 लाख रुपए जो चुराए थे वो एक्चुअली में प्रभास के दादाजी थे। जिससे ब्रेसी को ये वाली बात तब पता चलती है जब वो पुलिस स्टेशन जाके उस चोर की रिपोर्ट लिखवा रही होती है, क्योंकि प्रभास ने भी अपने दादाजी की फोटो पुलिस स्टेशन में दी थी एज ढूंढने के लिए। जिससे प्रभास यहाँ पर थोड़ा सा सैड हो जाता है, और वो इसलिए क्योंकि प्रभास सोच रहा होता है कि उसके दादाजी चोरी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े साम्राज्य के एज ए महाराजा थे। जिससे यहाँ पे इंटरेस्टिंग से भी ज्यादा मोस्ट इंटरेस्टिंग बात निकल कर आती है कि प्रभास जिस इंस्पेक्टर के पास अपने दादाजी को ढूंढवाने के लिए गया था, एक्चुअली में उस इंस्पेक्टर को पता चल जाता कि प्रभास ने जिस बैग में 5 लाख रुपए दिए थे उसमें 5 लाख नहीं बल्कि 2 लाख रुपए थे। जिससे वो इंस्पेक्टर प्रभास के पास कॉल करता और उसे डांटता है। जिससे वो बोलता है कि तुमने जो किया है वो बिल्कुल अच्छा नहीं किया है, जिससे तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम बचे हुए 3 लाख को लेकर मेरे पास फटाफट आ जाओ, वरना तुम अपने दादा को कभी नहीं ढूंढ पाओगे और तुम्हारे साथ अच्छा भी नहीं होगा। जिससे इस बात को सुनने के बाद प्रभास थोड़ा सा सैड हो जाता है और वो सोचता है कि एक्चुअली 3 लाख रुपए का अरेंजमेंट वो इतनी जल्दी कहाँ से करेगा। और इसके थोड़ी सी देर बाद हम देखते हैं कि प्रभास के पास एक लड़की आती है जिसका नाम भैरवी होता है। जिससे भैरवी के पास एक बैग होता है जिसमें पूरे के पूरे 1 करोड़ रुपए होते हैं। जिससे भैरवी को पता होता है कि प्रभास को अर्जेंट पैसे की जरूरत है और वो उसी की हेल्प करने आई है। बट भैरवी ने प्रभास को ये बोला कि जो 1 करोड़ मेरे पास है वो एक्चुअली में वो प्रभास को नहीं बल्कि उसके दादा को देगी। जैसे जो प्रभास के दादा थे, मतलब जो संजय दत्त थे, उन्होंने बहुत साल पहले भैरवी के नाना की बहुत बड़ी हेल्प करी थी और इसी वजह से वो हेल्प करने के बाद पूरी तरह से कामयाब हो गए थे। जिसके बाद भैरवी आई उन्हें 1 करोड़ रुपए देने। जिससे भैरवी के नाना ने भैरवी को जो 1 करोड़ रुपए दिए थे उन्हें देते टाइम भैरवी को ये बोला था कि ये जो मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ ये केवल तुम्हें प्रभास के दादा को ही देने हैं, मतलब कनक राजू को देने हैं, इसके अलावा किसी को नहीं देने हैं। जिससे भैरवी यही करना चाहती है और वो इसी वजह से प्रभास के पास आती है। जिससे भैरवी को पता है कि यही कनक राजू के पोता है, जिस वजह से एक्चुअली वो कनक राजू को ढूंढकर 1 करोड़ रुपए देना चाहती है। बट प्रभास मन ही मन सोच रहा होता है कि अब वो भैरवी को कैसे पता है कि मैं खुद दादा को ढूंढ रहा हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं कि 1 करोड़ रुपए वाले बैग को जो कि भैरवी लाई थी उस बैग को चोर देख लेता है। जिससे चोर उस बैग को चुरा कर भाग जाता है, जो कि उसके पीछे प्रभास भी जाता है। जिससे हम देखते हैं कि वो चोर अकेला नहीं था बल्कि उसकी एक पूरी टीम थी जो कि प्रभास को पूरी तरह से घेर लेती है। जिससे प्रभास उनसे डरता नहीं और वो उनसे फाइट करता है। जिससे फाइट करने के बाद वो उन्हें बीट कर देता और फिर 1 करोड़ रुपए वाला बैग उनसे छीन के भैरवी के हाथ में दे देता है। जिससे भैरवी ये सब देख रही होती है। जिससे भैरवी ये सब देखने के बाद उसे प्रभास से प्यार हो जाता है। जिससे प्रभास 1 करोड़ रुपए वाला बैग भैरवी को देने के बाद अपने घर निकल आता है और वो घर पर आकर ब्रेसी के बारे में सोच रहा होता है। और तभी उसका दोस्त आता था जिससे वहाँ पर वो बताता है कि ब्रेसी एक नन है और नन कभी भी शादी नहीं करती। जिससे उसका दोस्त बोलता है कि तुम ब्रेसी को भूल जाओ। जिससे प्रभास इस बात को सुनने के बाद थोड़ा सैड हो जाता है और वो उस दिन शराब पी लेता है और वो शराब थोड़ी ज्यादा पी लेता है। जिससे वो पूरी तरह से नशे में होता है। जिससे उसके पास भैरवी आती है। जिससे उसे भैरवी को वो नन समझ लेता है, मतलब ब्रेसी समझ लेता है और उसके बाद वो उसको प्रपोज कर देता है। बट हाँ, प्रभास को ये पता चल जाता है कि कल रात जिसको उसने शराब पी के प्रपोज किया था वो एक्चुअली में ब्रेसी नहीं बल्कि भैरवी थी। बट प्रभास ये सोचता है कि जब नन जा ही चुकी है तो अब भैरवी से काम चला लेते हैं। जिसके बाद प्रभास और भैरवी दोनों कपल बन जाते हैं। और फिर इसके बाद प्रभास को एक इंटरेस्टिंग बात पता चलती है। जिससे वो इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो भैरवी है उसके नाना कोई और नहीं बल्कि देवराज साम्राज्य के गंगाराम थे। वही गंगाराम जो कि बहुत साल पहले प्रभास की दादी का हीरो जवाहरात से भरा हुआ संदूक लेके भाग गए थे, जिसको पकड़ने के लिए या फिर इसके पीछे संजय दत्त गए थे। मतलब जो प्रभास के दादा थे वो उसे ढूंढने गए थे बट आज तक वापस नहीं आए हैं। जिससे प्रभास को ये वाली बात पता चल जाती है। बट प्रभास इस बात को थोड़ी सी साइड में रखते हुए अब भी अपने दादाजी को ढूंढने में फोकस कर रहा है। और इसके कुछ सेकंड बाद उसके गांव से उसकी गर्लफ्रेंड अनीता की कॉल आती है जो कि उसे बताती है कि दादी हैदराबाद आ रही है, क्योंकि दादी के सपने में दादाजी आए थे जिन्होंने बोला था कि मेरी तबीयत खराब है और मैं मरने वाला हूँ, जिससे तुम मेरे पास आओ और मुझे एक बार मिल लो। जिससे मैं तुम्हारे पास आ सकता था बट मेरी अभी भी इच्छा पूरी नहीं हुई है, जिस वजह से मैं तुम्हारे पास नहीं आ रहा हूँ। जिससे प्रभास इस बात को सुनने के बाद थोड़ा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि उसकी दादी को थोड़ी सी भूलने की बीमारी और थोड़ी सी मेंटल प्रॉब्लम भी है। जिससे उन्हें पता है कि एक्चुअली करना है क्या और क्या नहीं करना है। जिससे उनके बारे में उसकी दादी को कुछ भी नहीं पता है। जिससे प्रभास
सबसे पहले भैरवी के साथ दादी को ढूंढने के लिए निकलता है, जो कि उसे दादी कुछ टाइम बाद मिल भी जाती है। बट दादी को चोरों ने घेर रखा है, क्योंकि दादी ने अब भी महंगे गहने पहन रखा है, जिससे हम सबको ये तो पता था कि दादी बहुत बड़े साम्राज्य की रानी है, जिस वजह से उनके पास आज भी महंगे गहने हैं। जिससे प्रभास उन चोरों के पास जाता है और उनको बीट करते हुए और अपनी दादी को अपने साथ ले आता है। जिससे जब प्रभास दादी को लेकर जा रहा होता है तो उसे रास्ते में गंगाराम दिख जाता है, जिससे गंगाराम वही इंसान था जिसने उसके दादी के सोने जवाहरात से भरा हुआ संदूक चुरा लिया था। जिससे प्रभास उसके पीछे जाता है, उसे पकड़ के पीट पीट के पागल कर देता है। जिससे भैरवी प्रभास के पीछे आती है और प्रभास को रोक लेती है, जिससे भैरवी बताती है कि यही मेरे गंगाराम नाना जी हैं। जिससे प्रभास रुक जाता है और गंगाराम की सारी बातें सुनता है। जिससे गंगाराम प्रभास को बताता कि अब तक जो भी तुमने मेरे बारे में सुना वो पूरी तरह से गलत था। हाँ, सच्चाई ये है कि तुम्हारी जो दादी थी वो देवराज साम्राज्य की महारानी थी और बहुत अच्छी औरत थी, जिससे ये अपने राज्य और उनके लोगों को अपने परिवार की तरह मानती थी। जिससे तुम्हारी दादी अपने राज्य में हर गरीब को खाना खिलाती थी। जिससे एक दिन वो अपने गरीबों को खाना खिला रही थी, जिसमें से एक भूखा गरीब उनके पास आता है और उनके हाथ से खाना छीन के खाने लगता है। जिससे ये वाली बात सैनिकों को बुरी लग जाती है और वो उस गरीब को पीटने लगते हैं। जिससे रानी का दिल बहुत बड़ा होता है और वो सैनिकों को रोककर उस गरीब को खाना खिलाने देती है। जिससे खाना खिलाने के बाद वहाँ से वो गरीब चला जाता है। बट बाद में पता चलता है कि वो गरीब कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा दादा कनकराजू मतलब संजय दत्त था। जिससे तुम्हारा दादा गरीब और भिखारी तो था, बट उसके अंदर ईगो कूट कूट के भरा हुआ था। जिससे उसे ये वाली बात बहुत बुरी लगी कि एक्चुअली में उसको गरीबों के सामने और भिखारियों के सामने कुत्तों की तरह ऐसे सैनिकों ने पीटा था और रानी ने भी उसके हाथ की कुछ नहीं करा। जिससे भिखारी कनकराजू मतलब संजय दत्त ने ये ठान लिया कि अब मैं इसी रानी से शादी करूंगा और इसके साम्राज्य को तबाह कर दूंगा और फिर मैं इसके बाद भोग विलास की जिंदगी जीऊंगा। जिससे ये वाली बात तो भिखारी कनकराजू मतलब संजय दत्त को भी पता था कि इतने बड़े साम्राज्य की रानी किस तरीके से एक भिखारी से शादी कर सकती है। जिससे भिखारी कनकराजू मतलब जो संजय दत्त को राज्य के बाहर जाता है एक अघोरी से मिलने, जिससे उसके सामने प्रार्थना करता है कि मुझे अघोरी बना दो मतलब तंत्र टोटका का राजा बना दो। जिससे संजय दत्त उस अघोरी से बोलता है कि तुम मुझे वसीकरण सिखाओ, तंत्र टोटका सिखाओ, एक्चुअली मुझे पूरी तरह से मास्टर बना दो। जिससे अघोरी ये बोलता है कि तुम्हें मैं क्यों सिखाऊं, तुम मुझे क्या दे सकते हो। जिससे जो कनकराजू जो कि संजय दत्त वो अपना हाथ काट कर अघोरी को दे देता है। जिससे अघोरी इस तरीके की डेडिकेशन देखकर तैयार हो जाता है कनकराजू को तंत्र टोटका सिखाने के लिए। जिससे अघोरी संजय दत्त को धीरे धीरे सारी चीजें सिखा देता और संजय दत्त सीखता भी जाता। बट आखिर में अघोरी संजय दत्त को एक कुएं के अंदर भेज देता और बोलता है कि तुम इसके अंदर जाओ साधना करने। जिससे उसके बारे में ये भी बताता है कि ये कुआं कोई आम कुआं नहीं बल्कि सबसे खतरनाक कुआं है, क्योंकि ये कुआं पाताल और धरती के बीच का रास्ता है। जिससे इसमें ब्रह्म राक्षस और खून पीने वाले पिशाच हो सकता है कि तुम जिंदे भी आ जाओ और हो भी सकता है कि तुम वहीं पे मर जाओ, जिसके बारे में तुम सोच लो कि तुम इसके अंदर जाओगे या नहीं। जिससे संजय दत्त इन सभी चीजों को साइड में रखते हुए अपनी ईगो और अपनी बेइज्जती को साथ में लेकर उस कुएं के अंदर साधना करने चला जाता है और फिर उसके बाद वो मास्टर बन के बाहर निकल कर आता है। जिससे संजय दत्त वशीकरण में भी बहुत मास्टर हो जाता है। जिसके बाद वो एक फल लेता है और अपनी सारी वशीकरण की विद्या उसके अंदर डाल देता है। जिसके बाद वो महल जाता है और महल जाने के बाद रानी को वो फल खिला देता है। जिससे फल खाने के बाद रानी पूरी तरह से संजय दत्त के प्यार में पागल हो जाती है और पूरी तरह वशीकरण में चले जाती है। जिससे वो प्यार करने के लिए और उससे शादी करने के लिए पूरी तरह से रेडी थी। जिससे इस चीज के लिए काफी सारे लोगों ने उसे मना भी किया था, बट रानी मानती नहीं है क्योंकि उसके ऊपर वशीकरण था। जिससे बाद में रानी और कनकराजू जो कि संजय दत्त था उसकी बाद में शादी हो जाती है और वो राज्य का पूरी तरह से राजा बन जाता है। जिससे संजय दत्त मतलब कनकराजू राजा बनने के बाद एक्चुअली में वहाँ पर रुकता नहीं है। जिससे वो पूरे राज्य की पूरे भंडार को खाली करता रहता है। जिससे आखिर में वो पूरे भंडार के साम्राज्य के और पूरे खजाने को भरकर एकदम रख देता है। जिससे वो आखिर में गंगाराम के ऊपर चोरी का इंजाम लगा देता है, गंगाराम के ऊपर चोरी का झूठा नाम लगा देता है। जिसके बाद वो उसके पीछे जाने का नाटक करता है और सारे राज्य के सोने और सारी चांदी को लेकर एक्चुअली में वहाँ जगह चला जाता जहाँ पर वो रहता था। जिसके बाद वो भोग विलास की जिंदगी जीता है। जिससे प्रभास की दादी के साथ थे कनकराजू जाने के बाद हमेशा उनको यही लगा कि कनकराजू कभी न कभी तो उसके पास वापस आएगा और ये इसलिए हो रहा था कि कनकराजू का वशीकरण आज भी प्रभास की दादी पर था। जैसे उसी वशीकरण की वजह से प्रभास की दादी का धीरे धीरे मानसिक संतुलन बिगड़ गया और उसके बाद सारा राज्य और सारी चीजें उनके हाथ से चली गई। जिससे कुछ दिन बाद प्रभास की दादी के बच्चा पैदा होता है जो कि प्रभास का पापा होता है। जिससे वो बच्चा उन्हीं का था कनकराजू और उनकी दादी का। जिससे कुछ रीजंस के बाद प्रभास पैदा होने के बाद उसके मॉम डैड की डेथ हो जाती है जो कि प्रभास अपनी दादी के साथ रह रहा होता है। जिससे ये सारी चीजें सुनने के बाद और देखने के बाद प्रभास की आंखें खुल जाती है। जिससे उसे पता चलता है कि गड़बड़ कहाँ है और ये गड़बड़ किसी और की नहीं बल्कि उसकी दादा कनकराजू की थी। और फिर इसके बाद हम सबको पता है कि प्रभास और प्रभास की दादी की जिंदगी में एक्चुअली में चल के आ रहा था। और इसी के साथ गंगाराम प्रभास को बताता है कि कनकराजू मुझे पता है कि कहाँ है, वो है नरसापुर के जंगल में जहाँ पर मैंने उसे ढूंढने के लिए और काफी सारी कोशिश की थी बट मुझे आज तक वो मिला नहीं। बट हाँ मुझे ये पता है कि एक्चुअली वो उसी जंगल के अंदर है। जिससे प्रभास इस बात को सुनने के बाद पूरी तरह से श्योर हो जाता है कि अब मैं अपने दादा को ढूंढने के लिए नरसापुर के जंगल में ही जाऊंगा, जहाँ पर प्रभास, कांस्टेबल मामा, भैरवी और अपने दोस्त को लेकर एक्चुअली ये चारों के चारों नरसापुर के जंगल में चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक हवेली दिखाई देती है और ये हवेली वही थी जो कि हमें
हमें वीडियो एंड मूवी की स्टार्टिंग में देखने के लिए मिलती है, जिससे बेसिकली ये हवेली किसी और की नहीं बल्कि कनकराजू की थी, मतलब प्रभास के दादा की। जिससे प्रभास इसे देखता और गेट से एंट्री लेते हुए हवेली के अंदर आ जाता है, जिससे हवेली के अंदर प्रभास को वही सारी चीजें दिखाई देती है जो कि मूवी की स्टार्टिंग में बॉड बॉय को दिखाई देती है। जिससे प्रभास को हवेली के अंदर घुसते हुए बहुत सारा पैसा और बहुत सारे सोने चांदी के जेवरात इधर उधर पड़े हुए दिखाई देते हैं, और इसी के साथ उसे हॉस्पिटल का वार्ड बॉय भी दिखाई देता है जो कि मूवी की स्टार्टिंग में हवेली के अंदर फंसता हुआ नजर आया था। जिससे वार्ड बॉय प्रभास को यही बताता है कि वो किस तरीके से यहाँ पर आया और वो किस तरीके से अब यहाँ पर फंस के रह गया, जिससे वो अब यहाँ से बाहर नहीं जा पा रहा है। जिससे वार्ड बॉय प्रभास को ये बताता है कि इस हवेली के अंदर कनकराजू नाम की एक आत्मा रहती है, जिससे ये सोना चांदी पैसा जो भी चीज है ये सब चीज उसी की है। और फिर इसके बाद प्रभास दीवार पर लटकी हुई अपने दादा कनकराजू की फोटो देख लेता है, जिससे उसे कंफर्म हो जाता है कि ये हवेली किसी और की नहीं बल्कि उसके दादा कनकराजू की ही है। और इसी के जस्ट सेकंड बाद मतलब कनकराजू की आवाज आती है, मतलब जो संजय था उसकी आवाज आती है कि जब मैं जिंदा था इन सभी पैसे सोना चांदी का मैंने भोग विलास करा था, और अब मैं मरने के बाद भी इन सभी का भोग विलास करूंगा, एक चंदी भी मतलब एक कोड़ी भी किसी को नहीं दूंगा। जिससे ये वाली बात सुनकर प्रभास थोड़ा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है कि ये सब कुछ तेरा नहीं बल्कि मेरी दादी का, और मेरी दादी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, जिस वजह से अब ये सब पैसा मैं उसके पास लेके जाऊंगा, मतलब उनके पास लेके जाऊंगा और उनका माइंड पूरी तरह ठीक करूंगा। जिससे कनकराजू बेसिकली जो भूत बन चुका है वो बोलता है कि तुमने मुझे ढूंढा, नहीं मैंने तुम्हें ढूंढने दिया है, इसलिए तुम मेरे पास आ पाए हो, वरना तुम्हें मेरी हवेली भी नहीं मिलती। जिससे कनकराजू बताता है कि जिस दिन मैं मरा था उसके तीसरे दिन मैंने ये सारा कांड करा था, जिससे मैंने तुम्हारे और तेरी दादी के दिमाग में डाला था कि जिससे तुम दोनों यहाँ पर हैदराबाद आ चुको। और इसी के साथ कनकराजू यहाँ पर ये भी बताता है कि एक्चुअली ये सारा कांड या फिर जो भी ये षड्यंत्र है वो एक्चुअली में उसने ऐसा किया क्यों है। जिससे कनकराजू बेसिकली ये बताता है कि जब भोग विलास की सारी चीजें लेकर वो उस राज्य से बाहर आ गया था, मतलब यहाँ आ गया था, तो उसकी उम्र बढ़ रही थी और शारीरिक शक्ति घट रही थी। जिससे कनकराजू अघोरी के पास जाता और बोलता है कि इन सभी भोग विलास की चीजों को मैं इतना लंबा कैसे जीऊं जिससे ये भोग विलास की चीजें कभी खत्म ना हो और मेरी जिंदगी भी कभी खत्म ना हो। जिसके बाद अघोरी कनकराजू को बताता है कि सबसे पहले तुम्हें अपना शरीर त्यागना पड़ेगा, जिसके बाद तुम भूत बन जाओगे, और भूत बनने के बाद तुम्हें अपने परिवार को कंट्रोल में करना पड़ेगा, और सबसे पहले तुम्हें अपनी वाइफ को कंट्रोल में करना पड़ेगा। जिससे तुम्हें उसके माइंड में ये डालना पड़ेगा कि मैं जिंदा हूँ और तुम मेरे पास आओ, जिससे मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ या फिर जो भी कुछ करना चाहता हूँ ये चीज बतानी पड़ेगी। और फिर इसके बाद तीसरी अमावस्या के दिन तुम्हें अपनी पत्नी की बलि देनी पड़ेगी, जिसके बाद तुम्हारा पुनर्जन्म होगा, और पुनर्जन्म में तुम जब 6 साल के हो जाओगे तो जिससे तुम्हारे बीते साल की मतलब बीते जन्म की पुरानी बातें याद आ जाएंगी, जिससे तुम अमर हो जाओगे। और फिर इसके बाद तुम्हारे पास जितना पैसा या फिर भोग विलास की सारी सामान है उन सभी को भोग विलास कर सकते हो, जिससे तुम जब तक चाहो जब तक अपनी जिंदगी जी सकते हो और अपने आप को अपने जीवन को किल करना चाहो तो खत्म भी कर सकते हो। जिससे ये वाली बात अघोरी ने कनकराजू को बताई थी, जिससे कनकराजू इसी काम को करने के लिए यहाँ पे लग गया। और इसी के साथ कनकराजू ने ये सारी बातें प्रभास को बता दी है, जिससे प्रभास कनकराजू को यहाँ पर चैलेंज दे देता है कि मेरे होती है तुम दादी के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते और मैं अमर तुम्हें होने नहीं दूंगा। जिससे प्रभास हवेली से बाहर निकलने के लिए ट्राई करता है, बट वो निकल नहीं पाता, और वो इसलिए निकलने की ट्राई करता है क्योंकि वो दादी के पास जाके सब कुछ सच बता सके, बट वो निकल नहीं पाता। और ये बेसिकली इसलिए ऐसा होता है क्योंकि ये हवेली कनकराजू की है। जैसे कनकराजू की हवेली में पूरी तरह से मैजिक चलता है, और कनकराजू की हवेली पूरी तरह से इस तरीके से डेडिकेट करती है कि एक्चुअली में कनकराजू की मर्जी होगी तो तुम अंदर आओगे, और कनकराजू की मर्जी होगी तो तभी तुम बाहर जा पाओगे। जिससे ये चीज मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दी थी कि ये मूवी एक कॉमेडी मूवी भी होने वाली है, जिससे इस हवेली के अंदर हमें काफी सारे कॉमेडी सीन्स देखने के लिए मिलते हैं जो कि पूरी तरह से लिटरली कॉमेडी सीन होते हैं जिन्हें देखकर आपको 100% हंसी आती है। जिससे इस हवेली के अंदर हम एक चीज और देखते हैं जो कि नन जो कि ब्रेसी वो भी इस हवेली के अंदर आ जाती है, जिससे हम यहाँ पे ट्रायंगल लव स्टोरी देखते हैं। और ये लव स्टोरी चल रही होती है प्रभास, भैरवी एंड ब्रेसी के अंदर। जिससे प्रभास सब कुछ ट्राई करने के बाद सभी एक्शन सभी कॉमेडी और सारी चीजें ट्राई करने के बाद सभी से एक साथ बैठकर ये बोलता है कि अब इस भूत का कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। जिससे मैं बोलता हूँ कि एक्चुअली इस भूत का कुछ न कुछ तो इंतजाम करो। और फिर इसके बाद प्रभास सभी से बोलता है कि तुम में से किसी को भूत भगाने वाले के बारे में पता है। जिससे यहाँ पर ब्रेसी बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि इन्होंने बहुत बड़े बड़े भूतों को भगाया है और ये बहुत पावरफुल है, जिससे इनके सामने कोई भी छोटा मोटा या फिर बहुत शक्तिशाली भूत भी टिक नहीं सकता, और ये कोई और नहीं बल्कि पद्म भूषण है। और फिर इसके बाद हम पद्म भूषण के कैरेक्टर में बबन ईरानी को देखते हैं, जिससे बबन ईरानी जब हवेली के अंदर आते तो वो एक सारी चीजें बताते कि एक्चुअली हवेली के अंदर जितनी भी तस्वीरें या फिर जो भी चीज रखी गई है पूरी तरह से हिप्नोटाइज करने के लिए रखी गई है, और इन सभी चीजों को हवेली के
अंदर इस तरीके से रखना या फिर डेकोरेट करना या फिर इस तरीके से डिजाइन करना कोई इंसान नहीं कर सकता, बट उसके लिए बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए या फिर तुम्हारे पास कोई अघोरी होना चाहिए जो कि तुम्हें गाइड कर सके। जैसे बबन ईरानी ये वाली बात बताकर थोड़ी सीरियसनेस ला देते और इसके बाद सब डर भी जाते, बट कुछ सेकंड बाद वहाँ पे कॉमेडी भी हो जाती है। जिससे बबन ईरानी यहाँ पर ये और बताते कि इस हवेली का जो भूत है, मतलब जो कनकराज है, वो अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग एंड मोस्ट पावरफुल भूत है, जिसमें से मैंने अब तक जितने भी भूत भगाए हैं या फिर जितने भी भूत पकड़े हैं उनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की जो कि बबन ईरानी प्रवास और प्रवास के दोस्तों को बताते, जिससे वो बताते कि कनकराजू ने तुम्हारे थॉट्स और तुम्हारी आंखों को अपने कंट्रोल में कर रखा है, जिससे हवेली के बाहर जाने का रास्ता तुम्हारी आंखों के सामने, बट तुम उसे देख ही नहीं सकते हो क्योंकि तुम्हारी आंखें तुम्हारे थॉट्स कनकराजू की कंट्रोल में, जिससे तुम्हारे दिमाग में ये आ ही नहीं रहा है कि मैं इस हवेली से बाहर निकल पा रहा हूँ। और जब भी तुम्हारे दिमाग में ये आता है कि मैं इस हवेली से बाहर जाकर सब कुछ ट्राई करूँ, एक्चुअली तुम्हें वो गेट दिखाई नहीं देता है कि जिससे तुम बाहर जा पाओ। जिससे बबन ईरानी बताता है कि तुम कनकराजू के कंट्रोल से इस तरीके से बाहर आ सकते हो कि तुम्हें अपने माइंड में कुछ ऐसे थॉट्स सोचने पड़ेंगे जो कि एक्चुअली तुम्हारे काम के ना हो, ना ही कनकराजू के कंट्रोल के काम के हों। जिससे बबन ईरानी प्रवास के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता और उसे हिप्नोटाइज करके उसके माइंड में एक थॉट या फिर एक इमेजिन वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए बोलता है, जो कि पूरी तरह से क्रिएट कर रहा होता है। जिससे जो प्रवास उसमें जो वर्ल्ड देखता है वो एक्चुअली में देख रहा होता है कि वो समुद्र के सामने खड़ा होता है जहाँ पर एक ठंडी ठंडी लहरें चल रही होती हैं। जिससे कनकराजू का मैजिक इतना स्ट्रांग होता है कि उसके अंदर भी सारी चीजें उल्टी दिखाई दे रही होती हैं। जिससे हमें हवेली दिखाई दे रही होती है, कनकराजू दिखाई दे रहा होता है, पानी की जगह खून दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर बेसिकली उसे एक जगह तो अपने दादाजी दिखाई दे रहे होते हैं, मतलब कनकराजू दिखाई दे रहा होता है। और इसी के साथ दूसरे सीन में उसे फिर से कनकराजू दिखाई देता है जो कि अपने एक हवेली के रूम में किसी का गला काट रहा होता है, मतलब काफी सारे लोगों का गला काट रहा होता है, जो कि पूरी तरह से ये चीज डराने वाली होती है। जिससे प्रभास अपने कॉन्शियस माइंड से पूरी तरह से बाहर निकल आता है। और इसके बाद फिर बबन ईरानी बताता है कि ये कैरेक्टर मतलब जो कनकराजू है बहुत पावरफुल है, जिससे ये तुम्हारे माइंड को कभी बाहर आने नहीं देगा, जिससे ये चाहता है एक्चुअली वो होकर ही रहेगा। और फिर इसके बाद जहाँ पर बबन ईरानी बैठा होता है, धीरे धीरे उस रूम से सभी लोग बाहर निकल जाते हैं। आखिर में बबन ईरानी बचता है और गेट लॉक हो जाता है। जिसके बाद वहाँ पर कनकराजू उसके सामने आता है और बोलता है कि तुम यहाँ से सीधे निकल जाओ, तुम्हारी जिंदगी बच जाएगी, वरना तुम यहीं मर जाओगे। और फिर इसके बाद बबन ईरानी बोलता कि मैं जाऊंगा तो सबको बाहर लेके जाऊंगा, वरना मैं यहीं पर फंसा रहूंगा। और फिर इसके बाद कनकराजू बबन ईरानी के माइंड को कंट्रोल करने के लिए ट्राई करता है। एक्चुअली उसको ये भी पता है कि बबन ईरानी की एक्चुअली वीकनेस क्या है, जिससे उसके पास एक पोती है जो कि बहुत छोटी है, जिससे बबन ईरानी उसे बहुत प्यार करता है। जिससे कनकराजू बबन ईरानी के माइंड में ये डालता है कि रात के 12 बज रहे होते एक सुनसान गाड़ी चल रही होती है, जिसमें बबन ईरानी और उसकी मतलब उसकी जो पोती है वो बैठी होती है और गाड़ी चल रही होती है 200 की स्पीड से, जिससे उसके सामने ट्रक आने वाला है, जिससे उसका कुछ सेकंड में एक्सीडेंट हो जाएगा। बट इसी के साथ यहाँ पर बबन ईरानी का भी माइंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, जो कि अपनी माइंड को कंट्रोल करते हुए गाड़ी को एक जगह सेफली रोक लेते हैं, मतलब एक्सीडेंट को अवॉइड कर देते हैं। बट इसी के साथ कनकराजू यहाँ पर एक और चाल खेल देता है और वो दिखाता है कि जहाँ पर बबन ईरानी ने गाड़ी रोकी है वो एक्चुअली में खाई के बराबर में है, जहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही है और धीरे धीरे मिट्टी सरक रही है। जिसके बाद बबन ईरानी और उनकी जो चाइल्ड डॉटर है वो एक्चुअली में खाई के अंदर चले जाते हैं, जिससे उनके दोनों की डेथ हो जाती है। और ये सब देखने के बाद बबन ईरानी का माइंड पूरी तरह से खराब हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। जिसके बाद वो प्रवास से मिलते हैं और बाकी सब लोगों से मिलते हैं, जिससे वो बताते हैं कि एक्चुअली कनकराजू बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिससे वो सोच रहे हैं एक्चुअली उससे 1000 टाइम ज्यादा पावरफुल है। बट इसी के साथ बबन ईरानी यहाँ पर एक बात बताता है कि एक्चुअली तुम इस तरीके से कनकराजू को तो हरा नहीं सकते हो, बट यहाँ पर तुम में से किसी एक कैरेक्टर को अपने 7 चक्र्स को एंड करना पड़ेगा, मतलब ओपन करना पड़ेगा, जिसके बाद तुम एक्चुअली कनकराजू को इजीली अवॉइड कर सकते हो, मतलब खत्म कर सकते हो। जिससे ये वाली बात कनकराजू सुन लेता है, जिससे कनकराजू को पता चल जाता है कि हाँ एक्चुअली मैं इन चीजों से मैं हार जाऊंगा। जिसके बाद को बबन ईरानी को हवा में उठाया और हवा में उठाने के बाद हवेली से बाहर फेंक देता है। और फिर इसके बाद प्रभास कुछ भी नहीं कर पाता, धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है और प्रभास कुछ भी नहीं कर पाता है। फिर इसके बाद तीसरी अमावस्या की रात आ जाती है, जिस दिन उसकी दादी मरने वाली थी और जहाँ पर कनकराजू लिटरली में अमर बन जाता। और फिर इसके बाद कनकराजू अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके प्रभास की दादी की तबीयत खराब कर देता है, जिससे प्रभास के पास फोन आता है और उसे पता चलता है कि उसकी दादी हॉस्पिटलाइज है। जिसके बाद प्रभास को बहुत गुस्सा आता है और उसके बाद वो कनकराजू पर गुस्सा कर देता है। और फिर इसके बाद कनकराजू प्रभास को एक इमेजिनेशन दिखाता है, जहाँ पर प्रभास ने हवेली से बाहर निकल गया, जहाँ पर वो गाड़ी में बैठा और गाड़ी में बैठने के बाद वो हॉस्पिटल पहुंच गया और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वो अपनी दादी से बात कर रहा है, बट एक्चुअली में कुछ सेकंड बाद वो हवेली के अंदर ही दिखाई देता है। जिससे कनकराजू प्रभास को बताता है कि जो भी चीज तूने अभी देखी थी वो मैंने ही क्रिएट करी थी, एक्चुअली तू मेरी बिना मर्जी के यहाँ से बाहर जा ही नहीं सकता है। जिसके बाद प्रभास अपने 7 चक्र्स को ओपन करना मतलब ऑन करना स्टार्ट कर देता है, मतलब एक्टिव करना स्टार्ट कर देता है, जिससे ये वाली चीज देखकर कनकराजू थोड़ा डर जाता है और उसके बाद अपने डेथ सोल्जर्स को उसके सामने फाइट करने के लिए भेजता है। जिससे प्रभास इन चक्कर्स को लेकर एक्चुअली उन सोल्जर्स को स्टार्टिंग में बीट तो नहीं कर पा रहा होता, बट
धीरे धीरे जैसे उसके चक्कर एक्टिव होते जाते हैं और वो बाद में उन सभी एक्टिव की करने के बाद उन सभी सोल्जर्स को बीट आउट कर देता है। और इसी के साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात की प्रभास को ये चीज पता थी कि एक्चुअली जो उसकी दादा है मतलब जो कनकराजू है उसकी जो आत्मा है वो बहुत ज्यादा लालची है, जिससे वो हवेली के अंदर चेक रखी हुई जितनी भी भोग बिलास की पैसा चांदी सोना जो भी था उन सभी में आग लगा देता है। जिसे देखकर जो कनकराजू की जो डेड बॉडी थी मतलब जो आत्मा थी वो पूरी तरह से बकला उठती है, जिससे हम देखते हैं कि एक्चुअली वो आत्मा जो होती है वो कुछ न कुछ नई ट्राई करने लगती है। जिसके बाद कनकराजू अघोरी की आत्मा के साथ मिलकर एक मॉन्स्टर क्रिएट कर लेता है मतलब बहुत बड़ा, जिसके बाद वो जो मॉन्स्टर है वो प्रभास को पकड़कर प्रभास के अंदर की सारी शक्तियों को खींचने लगता है, जिससे प्रभास की धीरे धीरे डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। बट प्रभास अपने मन ही मन अपनी दादी को याद करता है, जिससे दादी उसके माइंड में अपेयर हो जाती है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि उसकी दादी ये बोलती है कि प्रभास कोई आम इंसान नहीं बल्कि वो माँ दुर्गा का रूप है। और इसी के साथ प्रभास की दादी ये भी बोलती है कि प्रभास के अंदर अपूट शक्ति है बट प्रभास को केवल उसे जागृत करने की जरूरत है। जिसके बाद प्रभास की जो 7 चक्कर है वो ओपन हो जाते हैं मतलब एक्टिव हो जाते हैं। जिसके बाद उन सभी चक्कर्स को प्रभास अपने हैंड में लेके आता है मतलब सारी पावर अपने हाथ में लेके आता है। जिसके बाद वो कनक के ऊपर पंच बनाता है और सारी पावर का इस्तेमाल करते हुए कनकराजू के ऊपर थ्रो कर देता है। जिसके बाद कनकराजू की डेथ हो जाती है, जिसके बाद अघोरी भी वहाँ पर मर जाता है। और इसी वजह से कनकराजू वहाँ पर इस सभी का चीज का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर अपनी दादी को सेव कर लेता है। जिससे मैंने आपको बताया था कि प्रभास की दादी के ऊपर कनकराजू का वसीकरण था, जिससे यहाँ पर जब कनकराजू की डेथ हो जाती है तो वसीकरण भी हट जाता है और एक्चुअली में ये सारी चीजें पूरी तरह से खत्म हो जाती हैं। और फिर इसके बाद हमें प्रभास और प्रभास की दादी दिखाई जाती है जो कि अपनी लाइफ को पूरी तरह से हैप्पीली कंटिन्यू कर रहे होते हैं, जिसकी लाइफ में कोई भी गम नहीं होता है। और फिर इसके बाद मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन आता है मतलब आखिरी सीन आता है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि प्रभास कहीं अकेले जंगल में जा रहा होता है, जिसके सामने एक आदमी बैठा हुआ था और उसके हाथ में हैमर होता है और प्रभास उसे देखकर पूरी तरह डर जाता है क्योंकि वो सामने वाला कोई इंसान कोई और नहीं बल्कि दूसरा प्रभासी होता है। और इसके बाद आखिर में बैनर आता है जिस पर लिखा रहता है राजा साहब 2 कमिंग 1935, जिससे आखिर में ये बैनर देखने से पता चलता है कि इसका सीक्वल 2 भी आएगा। तो यही थी मेगा स्टार प्रभास की राजा साहब मूवी की फुल एक्सप्लेन, जो कि मैंने आपको काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की। और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी छोटी मोटी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिससे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। तो इसके बाद अब 2 लाइन इस मूवी के रिव्यू के ऊपर बात कर लेते हैं, जिससे ये मूवी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ थोड़ी कुछ चीजें थी जो कि इंटरेस्टिंग थी बट एज ए प्रभास इस कैरेक्टर में और इस मूवी में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। जिससे इसमें ऐसी काफी सारी चीजें थी, एक्चुअली काफी सारी चीज क्या मतलब सारी चीज ऐसी थी जो कि अनएक्सेप्टेड थी। जिससे ये मूवी प्रभास के अकॉर्डिंग, प्रभास की एक्टिंग के अकॉर्डिंग एंड उसकी स्टाइल के अकॉर्डिंग ये मूवी मुझे पूरी तरह से पुअर मूवी लगी है। जिससे मैं आखिर में यही बोलूंगा कि इस मूवी को मैं सिनेमा हॉल्स में देख के तो आया था बट बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि एक्चुअली मैंने इसके ऊपर पैसा वेस्ट कर दिया। तो यही थी पूरी मूवी को लेकर एक्सप्लेनेशन या फिर रिव्यू, जो कि मैंने आपको अपनी तरफ से पूरी तरह से 100% दिया है। तो इसी के साथ अब ये वीडियो खत्म होने वाली है और इसी के साथ आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद है तो लाइक कर दे। और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो इसी के साथ अब ये वीडियो खत्म होने वाली है, तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।